अब दोस्तों आप स्टेडियम में मैच देख रहे हो और अचानक से मैच रोककर एक प्लेयर अपने साथ फेरे लेने लगे तो आप सोचेंगे अरे भाई ये हो क्या रहा है, लेकिन बता दें कि ऐसा सच में हुआ था। और खैर ये तो कुछ भी नहीं। आप अपने दोस्त से मिलने उसके गाँव गए और दरवाजा खुलने पर दोस्त की बजाय एक जहरीला सांप आपका स्वागत करे तो आप शायद वो गाँव छोड़कर ही भाग जाएंगे। चलिए इसे भी छोड़िए। कोर्ट में एक जज एक अपराधी को सजा सुनाने ही वाला था कि 700 महिलाओं ने मिलकर उस अपराधी का प्राइवेट पार्ट जज के सामने ही काट दिया। अब इसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बांध लीजिए कुर्सी की पेटी एक बार फिर, क्योंकि अब वक्त हो चुका है फैक्ट्स की दुनिया में जाने का। फैक्ट नंबर 1, साल 1991 की बात है। तुंगनाथ चतुर्वेदी नाम का एक शख्स 25 दिसंबर को मुरादाबाद जाने के लिए मथुरा कैंट स्टेशन पर पहुंचे और यहाँ से उन्होंने 2 टिकट लिए। अब एक टिकट की कीमत 35 रुपए थी। अब इस हिसाब से 2 टिकट का दाम 70 रुपए होना चाहिए था, लेकिन बुकिंग क्लर्क ने उनसे 90 रुपए ले लिए, यानी कि 20 रुपए एक्स्ट्रा। अब तुंगनाथ को पैसे देते वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनसे 20 रुपए ज्यादा ले लिए गए। इस पर उन्होंने बुकिंग क्लर्क से 20 रुपए वापस मांगे, लेकिन क्लर्क ने पैसे वापस नहीं दिए। बहस काफी देर तक चली और इसी बीच ट्रेन भी आ गई। अब तुंगनाथ मुरादाबाद के लिए तो निकल गए, लेकिन वो एक्स्ट्रा 20 रुपए देने का मलाल उन्हें कई दिनों तक रहा। अब बाय प्रोफेशन वो एक एडवोकेट थे और तुंगनाथ चतुर्वेदी ने इस अवैध वसूली के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज करा दिया। अब दोस्तों सिर्फ 20 रुपए के लिए तुंगनाथ चतुर्वेदी ने 21 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और फाइनली फैसला उनके पक्ष में आया। कंज्यूमर फोरम ने तुंगनाथ चतुर्वेदी के पक्ष में फैसला सुनाया और हर साल 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 15,000 रुपए जुर्माने के रूप में देने का आदेश दिया, वो भी 30 दिनों के अंदर। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर 30 दिनों के अंदर रेलवे उन्हें पैसा नहीं देती तो उन्हें अगली बार 15% के हिसाब से ब्याज देना होगा। फैक्ट नंबर 2, साल था 2004। दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का एक मैच चल रहा था। तभी अचानक से एक हेलीकॉप्टर मैदान में उतरने लगता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है कि कहीं कोई हमले का प्लान तो नहीं कर रहा। फिर बाद में एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है कि एक खिलाड़ी की शादी मैदान में ही होने वाली है। अब दोस्तों आप भी सोचेंगे कि किस खिलाड़ी को शादी की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि खेलते समय ही हेलीकॉप्टर बुला लिया। तो आपको बता दें कि किसी को कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उनकी मजबूरी थी। शादी दक्षिण अफ्रीका के आंद्रे नेल की थी और वो अपनी शादी के लिए टाइम पर पहुंच सके और उनकी शादी मुहूर्त के हिसाब से हो सके, इसीलिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया। अब चूंकि आंद्रे को पहले पता नहीं था कि उनका सिलेक्शन साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए हो जाएगा। अब जिस दिन मैच होने वाला था उसी दिन उनकी शादी की डेट भी फिक्स हुई। आंद्रे नेल तब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे और साउथ अफ्रीकी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस अहम सीरीज में आंद्रे नेल को हर हाल में खिलाना चाहती थी। ऐसे में उनके सामने काफी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। आंद्रे ना तो शादी छोड़ सकते थे और न ही अपना मैच। इसके बाद आंद्रे ने ही ये प्लान बनाया कि वो क्रिकेट भी खेलेंगे और शादी भी करेंगे। तो दोस्तों हुई ना ये कितनी अनोखी शादी, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, तो दोस्तों इसे नॉर्मल से दिखने वाले कुएं को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये खूबसूरत दिखने वाला कुआं एक मौत का कुआं है, क्योंकि इसमें जाने वाले 90% लोग आज तक वापस नहीं आ पाए और जो 10% लोग वापस भी आए हैं वो भी बहुत गंभीर हालत में। अब आप भी सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस कुएं में जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं और जो वापस आते भी हैं वो भी बुरी तरह जख्मी होकर। अब इसकी वजह यह है कि इसके 40 मीटर अंदर एक गुफा है, मतलब कि वो लोग जो तैरना नहीं जानते वो इस गुफा के अंदर चले जाते हैं और गुफा में आगे उनके साथ क्या होता है ये भगवान ही जाने, क्योंकि अगर इसमें कोई बचकर आया भी है तो वो बता ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या। अब अगर आप भी इस रहस्यमयी कुएं को देखना चाहते हैं तो आपको अमेरिका के टेक्सास शहर में जाना होगा, जहाँ लोग सब कुछ जानने के बावजूद इस कुएं में कूदने की कोशिश करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, अब दोस्तों सोच के देखिए, आप सालों बाद अपने किसी दोस्त से मिलने उसके घर जाते हैं, घर का दरवाजा खोलते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका दोस्त दरवाजा खुलते ही आपको गले लगा लेगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक सांप फुफकारते हुए आप पर अटैक करता है। आप डर के मारे दूसरे घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं ताकि कोई आपकी मदद कर सके, लेकिन दूसरे घर के दरवाजे से भी एक सांप बाहर निकलता है और आप पर अटैक करने की कोशिश करता है। ठीक ऐसे ही आप तीसरे घर का दरवाजा खटखटाते हैं और फिर से वही होता है और उस घर से भी एक सांप निकलता है। अब दोस्तों आप भी सोचेंगे कि ये चक्कर क्या है, जिस घर का दरवाजा खोलो उसमें से सांप निकल रहे हैं। तो दरअसल ये बात है दुनिया के एक ऐसे गांव की जहां घर घर में सांप, और कोई छोटे मोटे सांप नहीं बल्कि कोबरा जैसे विषैले सांप भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस गांव का नाम है शेतफल और इसे सांपों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के हर घर में कोबरा के लिए एक विशेष मंदिर होता है जिसे देवस्थानम कहा जाता है। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ जब बच्चे अपने स्कूल जाते हैं तो वो अपने साथ सांपों को भी ले जाते हैं। ये बात हैरान करती है कि बच्चों को भी सांपों से डर नहीं लगता, क्योंकि बचपन से ही वो बेखौफ होकर इन सांपों के साथ रहते हैं और एक्चुअल में इन्हें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि सांपों को हैंडल कैसे करना है। अब ये सब सुनने के बाद यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि क्या सांप इन बच्चों को नहीं काटते? तो बता दें कि आप एकदम सही हैं। ये सांप इन बच्चों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाते। और दोस्तों नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप इस गाँव में जाना चाहेंगे।
फैक्ट नंबर 5। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी गांव में घूमने गए और आपको वहां फ्री में गाड़ी और घर मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, इसके लिए आपको कोई लॉटरी नहीं जीतनी। अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो आपको गाड़ी और बंगला बिना किसी शर्त के ही मिल जाएगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि आज के जमाने में फ्री का तो पानी भी नहीं मिलता, तो ये गाड़ी और बंगला कैसे मिलेगा? तो बता दें कि जिस गाँव की बात हम कर रहे हैं वो दरअसल चीन में है और इसे सुपर विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गाँव में फ्री की चीजें इसलिए दी जाती है क्योंकि इस गाँव का हर इंसान करोड़पति है। अब जानकारी के लिए बता दें कि इस गाँव को साल 1960 में वू रेनबाओ नाम के एक नेता ने बसाया था और यहाँ पर आपको हेलीपैड और थीम पार्क जैसी कई एडवांस फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाती है। इस गांव की आबादी करीब 2000 लोगों की है और लोग यहाँ ज्यादातर फलों की ही खेती करते हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि यहाँ लोगों के पास आलीशान बंगला और गाड़ियाँ होने के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी है और इस गाँव के ज्यादातर लोग शहर के लोगों से भी ज्यादा अमीर है। फैक्ट नंबर 6। अब दोस्तों किसी खाने की चीज को अगर चूहा छू भी ले तो आप उसे फेंक देते हो कि कहीं इसे खाकर आप बीमार ना पड़ जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां चूहों का जूठा खिलाया जाता है? अब ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये है बिल्कुल सच। तो बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में करनी माता का मंदिर है जहाँ 25,000 चूहे रहते हैं और इन सभी चूहों को करनी माता की संतान माना जाता है। आप भी जब मंदिर घूमने जाओगे तो इन चूहों से घिर जाओगे। आप अपना पैर उठाकर नहीं चल पाओगे और आपको पैर घसीट कर ही चलना होगा। अब इतने चूहों के यहाँ आने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि करनी माता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लेकिन बहुत जल्द उनके बेटे की मृत्यु हो गई और जब यमराज उसे लेने आए तो माँ करनी ने बहुत ही प्रार्थना और मिन्नतें की कि वो उनके बेटे को जिंदा कर दे। यमराज को भी उनकी प्रार्थना के आगे विवश होना पड़ा और उन्होंने उनके बेटे को चूहों के रूप में जीवित कर दिया। अब दोस्तों हैरानी की बात ये है कि इतने सारे चूहे होने के बावजूद यहाँ किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैलती और न ही किसी को समस्या होती है। इन चूहों को लेकर एक और खास बात और वो ये है कि सुबह 5 बजे होने वाली मंदिर में मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय ये सभी चूहे अपने आप अपनी बिलों से बाहर आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। अब दोस्तों नागपुर की एक कोर्ट में एक इंसान को सजा सुनाई जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 700 महिलाओं ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया। उसे चप्पलों से मारा गया, ईंट पत्थर से उसका सर फोड़ दिया गया और लास्ट में उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतनी भयंकर सजा तो यमराज भी नहीं देते होंगे, तो आखिर इन औरतों के अंदर किस बात का इतना गुस्सा था कि उन्होंने सरेआम एक इंसान का प्राइवेट पार्ट काटकर उसका मर्डर कर दिया? तो बता दें कि जिस इंसान की बात हम कर रहे हैं उसका नाम था अक्कू यादव और ये एक सीरियल किलर था जिसने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी थी। बता दें कि इस वहशी इंसान ने एक या दो नहीं बल्कि पूरी 40 महिलाओं के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। आलम ये था कि अक्कू जब भी अपने इलाके में निकलता तो महिलाएं घरों में छिप जाती और अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती। अक्कू की आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या फिर लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता। हद तो तब हो जाती कि जब एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती तो वो पहले तो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता और फिर अपनी हवस मिट जाने के बाद उसका कत्ल कर देता। ऐसी घटनाओं के कारण ही महिलाएं और लड़कियां अक्कू के नाम से खौफ खाती थी। अब दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि जिस झुग्गी बस्ती में वो रहता था वहाँ के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। उसके खौफ की कहानी ऐसी थी कि लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह कहते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि कस्तूरबा नगर की ही रहने वाली उषा नारायण नाम की एक महिला ने अक्कू और उसकी गैंग के खिलाफ आवाज उठाई। ये देखकर लोग भी उषा की बातों से इंस्पायर हुए और अपने दिल से डर निकालकर उन सब ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ एक साथ आवाज उठाई। अब जब लोगों के अंदर अक्कू यादव ने अपने लिए इतना गुस्सा देखा तो वो वहाँ से अपने गिरोह के साथ भाग निकला, जिसके बाद उकसाई भीड़ ने अक्कू के घर को आग के हवाले कर दिया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि उग्र भीड़ को देखकर अक्कू पुलिस के पास गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था तब महिलाओं ने उस पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फैक्ट नंबर 8। बात करेंगे एक ऐसी बदनसीब महिला की जिसके मरने के 187 साल बाद तक उसे कफन नसीब नहीं हुआ और तो और उसके हिप्स और प्राइवेट पार्ट्स को काटकर म्यूजियम में रखा गया ताकि लोग देखकर मजे ले सके। वैसे मजे तो लोगों ने उसके जिंदा रहने पर भी लिए, उसके हिप्स को टच करके, जस्ट बिकॉज इस औरत के हिप्स कुछ इस तरह दिखते थे, मतलब कि उसके बाकी के बॉडी पार्ट से थोड़े बड़े थे। अब दोस्तों इस औरत का नाम था सारा बाटमैन और उन्हें एबॉर्मल सी नाम की एक बीमारी थी। पहले तो बचपन में इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई और शादी के बाद सारा का पति भी भाग गया और ये एकदम अकेली पड़ गई। अब चूंकि उस समय साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम था, इसीलिए एक अंग्रेज विलियम डनलप के मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस लड़की को लंदन ले जाया जाए और वहाँ जाकर इसके शो करवाकर पैसे कमाए जाए। अब उसने सारा से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था उसमें ये बात साफ लिखी थी कि उसे जिंदगी भर के लिए डनलप का स्लेव बनकर रहना होगा, लेकिन इस बात का अंदाजा सारा को दूर दूर तक नहीं था क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना आता ही नहीं था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि डनलप कोई अनपढ़ या फिर नशेड़ी नहीं था, बल्कि रॉयल नेवी डिपार्टमेंट में डॉक्टर की पोस्ट पर बैठा एक एजुकेटेड आदमी था। अब डनलप ने सारा को न सिर्फ एक स्लेव की तरह इस्तेमाल किया बल्कि केप से खरीद कर लाई गई इस हॉट सर्वेंट के पूरे लंदन में कई शोज लगवाए और खूब पैसे कमाए। बता दें कि सारा के ये शोज बहुत हिट होते। सारा को इसमें
अलग अलग पोज देने पड़ते थे। जानवरों की तरह उस लड़की को आधा नंगा करके दुनिया के सामने एक अजीब इंसान की तरह पेश किया जाता। कुछ इस तरह सारा बार्टमैन की जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। फिर कुछ समय में सारा इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि अमीर और पैसे वाले लोग अपने लिए पर्सनल शोज भी करवाने लगे। इस दौरान वो कभी सारा के हिप्स को छूते तो कभी उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखने की मांग करते। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि सारा को सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी टॉर्चर किया करती। अंत में सारा इन सब टॉर्चर से परेशान होकर शराब पीने लगी। उसे अपनी जिंदगी बद से बदतर लगने लगी और अपनी जिंदगी से परेशान सारा अब और जीना नहीं चाहती थी। और फिर आखिरकार 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मौत हो गई। बता दें कि सारा उस समय मात्र 26 साल की थी और उनकी मौत की वजह स्मॉल पॉक्स, निमोनिया और शराब का हद से ज्यादा इंटेक बताया गया। लेकिन दोस्तों, सारा की बदनसीबी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सारा की मौत के बाद फ्रांस के लोगों ने उनके हिप्स को शरीर से काटकर अलग कर दिया और उन्हें प्रिजर्व किया गया ताकि म्यूजियम में उसकी बॉडी को लोगों के लिए एग्जीबिशन में लगाया जा सके। फैक्ट नंबर 9। अब दोस्तों, जरा सोच के देखिए, आप किसी सेरेमनी में जा रहे हैं और वहाँ जाकर आप देखते हैं कि कई लोग खुलेआम मास्टरबेट कर रहे हैं। अब आपको शायद ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि पब्लिकली सबके सामने लोग मास्टरबेट कैसे कर सकते हैं। तो बता दें कि मिस्र में पब्लिकली एक मास्टरबेशन सेरेमनी आयोजित की गई थी और ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है क्योंकि इस देश में मास्टरबेशन को लेकर अलग ही ऑब्सेशन है। यहाँ इसके लिए कई अजीबोगरीब कानून बनते रहते हैं और ऐसी एक्टिविटीज होना यहाँ आम बात है। दरअसल इतिहास में कुछ खास मौकों पर मिस्र के शासक फेरो नील नदी में हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेट किया करते थे और ऐसा करने के पीछे मान्यता ये थी कि इससे नील नदी में पानी का प्रवाह बना रहेगा। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ के लोग ये मानते हैं कि आटम नाम के भगवान ने मास्टरबेट किया जिससे 2 जुड़वा देवताओं का जन्म हुआ और फिर इस तरह से दुनिया बनी और इस दुनिया में लोग आने लगे। अब कुछ साल पहले यहाँ के एक प्रस्तावित विधेयक पर काफी हंगामा हुआ। इसके मुताबिक ऐसा कानून बनाया जा रहा था जिसमें शव के साथ संबंध बनाने की पूरी आजादी थी। माने कि कोई जिंदा इंसान एक मरे हुए इंसान के साथ संबंध बना सकता था। बेस्टियलिटी और जूफिलिया, सेक्सुअल रिलेशंस विद एनिमल्स नाम की एक किताब में प्राचीन मिस्र में जानवरों के साथ संबंध बनाने की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। अब दोस्तों, वैसे तो जानवरों के साथ संबंध बनाना गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते थे और कई लोग तो मगरमच्छ से भी संबंध बनाते। जानवरों से संबंध बनाने को लेकर क्लियोपात्रा की कहानी काफी प्रसिद्ध थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास मधुमक्खियों से भरा एक संदूक था और वो यौन संतुष्टि के लिए इन मधुमक्खियों का इस्तेमाल एक वाइब्रेटर की तरह अपने जननांगों पर करती थी। फैक्ट नंबर 10। अब दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको 3000 किलो की बर्फ की एक ब्रिक को ट्रक में रखकर चिलचिलाते रेगिस्तान से होते हुए 8500 किलोमीटर का सफर तय करना है और शर्त ये है कि वो बर्फ पिघलनी नहीं चाहिए, तो क्या आप ये करेंगे? आप कहेंगे कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर में ही बर्फ पिघल जाती है तो रेगिस्तान जैसी गर्मी में क्या ही होगा। लेकिन बता दें कि ऐसा एक्चुअली में हुआ है और अफ्रीका के जिस रेगिस्तान में बर्फ तो क्या लोहा भी पिघल जाता है, उसी रेगिस्तान में 3000 किलो बर्फ को 10 दिनों तक रखा गया और वो भी बिना किसी रेफ्रिजरेटर के। तो दरअसल रेडियो लग्जमबर्ग की ओर से एक शर्त रखी गई कि जो भी बर्फ को नॉर्वे से लेकर सेंट्रल अफ्रीका तक पहुंचाएगा उसे भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। शर्त के मुताबिक इनाम में हर किलो बर्फ पर $16,000 मिलने थे, यानी कि 3000 किलो के बनते हैं $28 मिलियन। अब दोस्तों, इस शर्त को स्वीकार करने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की सिवाय एक इंसान के, और इस इंसान का नाम था बर्जर नेटविक। बता दें कि इनकी ग्लासवॉट नाम की एक इंसुलेशन कंपनी थी। इन्होंने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक टीम बनाई। फिर जब रेडियो लग्जमबर्ग को पता चला कि किसी ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो उन्हें पैसा हारने का डर लगने लगा और इस वजह से उन्होंने अपना ये चैलेंज वापस ले लिया। लेकिन बर्जर नेटविक पर मानो भूत सवार हो गया था बर्फ पहुंचाने का। उन्होंने सोचा कि रेडियो वाले ने भले ही इस ऑफर को वापस ले लिया, लेकिन अगर वो इस चैलेंज को पूरा कर पाए तो उनकी कंपनी को मार्केट में बहुत बड़ा फायदा होगा। अब काम शुरू किया गया और अलग अलग कंपनी स्पॉन्सर करने लगी। जैसे किसी ने ट्रक दिया तो किसी ने फ्यूल दे दिया। इसके बाद 3050 किलो बर्फ का एक टुकड़ा जमाकर सिल्ली बनवाई गई और उसे ट्रक पर रखवा दिया गया। बता दें कि इस बर्फ के चारों तरफ एक खास इंसुलेटर वूल लगाई गई, जिसके बाद इस ट्रक को रवाना कर दिया गया। अब ये ट्रक जिस भी रास्ते से होकर गुजरता लोग तालियां बजाते और इनका उत्साह बढ़ाते। अब शुरुआत में तो दिक्कत नहीं आई क्योंकि मौसम ठंडा था और रोड भी ठीक ठाक थे, लेकिन जब ये लोग रेगिस्तान में पहुंचे तो वहाँ इन्हें दिक्कतें आना शुरू हो गई। यहाँ रेत के चलते इनका ट्रक अपने आप रुक जाता और उन्हें उतरकर सामने से रेत हटानी पड़ती, जिसमें इनके घंटों लगते। लेकिन कैसे भी करके ये लोग रेगिस्तान को पार कर गए। रास्ते में लोग इन्हें खाना और पानी भी ऑफर कर रहे थे। फिर फाइनली वो दिन भी आ ही गया जब ये अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वहाँ पहुंचने पर जब ट्रक खोला गया तो उसके अंदर 2714 किलो आइस अभी भी सुरक्षित थी, मतलब कि वो पिघली ही नहीं। अब दोस्तों, इसके बाद तो ग्लासवर्ड कंपनी एकदम से बूम कर गई और ये पब्लिसिटी स्टंट इतना बड़ा था कि इसका रिजल्ट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले फैक्ट। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।